चलो, now we will move on into our next topic in magnetic effects of electric current is clock phase rule. अब देखो, जो भी एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर होती है, कोई भी एक सर्कुलर वायर है, वो हमें कैसे बिहेव करेगी। जैसे सपोज एक सर्कुलर वायर है, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। अब जैसे कॉइन होता है, एक फेस इधर है, एक हेड है और एक टेल है, ऐसे ही होता है ना। इसी तरह से जो सर्कुलर वायर होगी, इट विल बिहेव एज इफ इट्स अ वेरी थिन डिस्क। वो बहुत पतली से डिस्क की फॉर्म में एक हमें दिखाई देगी। तो जिसका एक फेस जो है वो नॉर्थ पोल होता है और दूसरा जो फेस होगा वो आपका क्या नजर आएगा, साउथ पोल। क्लियर है? तो वन ऑफ द फेस विल बी नॉर्थ पोल एंड द नेक्स्ट जो भी बचा फेस उसका होगा, दैट विल बी इट्स साउथ पोल। अब ये जो पोलैरिटी है, हमें कैसे पता लगेगा विच फेस इज नॉर्थ पोल एंड विच फेस इज साउथ पोल। जैसे हम कह देते हैं हेड्स है या टेल्स है। अब हेड्स और टेल्स में भी यू हैव सम काइंड ऑफ मार्किंग फॉर दैट, यस दिस इज हेड्स, दिस इज टेल्स। अब हम इसमें चेक करने के लिए व्हाट वी डू, वी यूज क्लॉक फेस रूल। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रूल इज क्लॉक फेस रूल। यस, क्लॉक फेस रूल। सो अब ये जो क्लॉक फेस रूल है, ये हमें बताता है कि आपका जो सर्कुलर वायर थी उसका कौन सा फेस नॉर्थ पोल लेंगे और कौन सा फेस हम साउथ पोल लेंगे। देखो बेटा, अगर एक फेस में मेरा जो करंट है वो फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। जब मेरा करंट किस में फ्लो कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। व्हेन द करंट अराउंड, ठीक है, व्हेन द करंट अराउंड फेस ऑफ सर्कुलर वायर इट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन उस फेस को हमने क्या बोलना है, साउथ पोल। क्या बोलेंगे हम, साउथ पोल। ठीक है, when current is flowing in clockwise direction it will be termed as south pole, but if the current is flowing in which direction, anti clockwise, अब करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो हमारा फेस कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ पोल। कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ पोल। क्लियर है? क्लॉकवाइज साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। इज इट क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये याद रखना है, इसको मैं पूछूंगी अभी थोड़ी देर में। अगर सपोज करो मैंने फ्रंट फेस का जो मैंने पोल डिसाइड किया वो मैंने ले लिया, अगर वो क्लॉकवाइज है, सपोज क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा पोल आगे वाला। सपोज ये एक सर्कुलर डिस्क है, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी करंट की, तो मैं इसको कौन सा पोल बोलूंगी, साउथ या नॉर्थ? ओ सॉरी, हाँ जी बताओ। नॉर्थ, क्लॉकवाइज हम साउथ साउथ साउथ। तो अगर ये साउथ है तो जो इसके पीछे फेस होगा वो कौन सा होगा, नॉर्थ, नॉर्थ ऑपोजिट होगा। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे करंट जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है तो इधर वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ओके, ये चीज याद रखना। तो हमारा जो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है हमने उसके डायरेक्शन से वो पोलैरिटी जो है वो डिस्कस करनी है। अब आता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोलेनॉइड। अब व्हाट इज सोलेनॉइड? एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम एक कॉइल ले लेते हैं, कॉपर वायर ले ली इंसुलेटेड, उसको बहुत सारे हमने टर्न्स दे दिए। ठीक है, टर्न्स के फॉर्म में बहुत लंबी कॉइल है जिसमें आपके इंसुलेटेड कॉपर वायर के काफी सारे क्लोज टर्न्स हैं, तो ये एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। ठीक है, इट स्टार्ट्स बिहेविंग एज इफ इट्स अ सोलेनॉइड। जैसे ये देखो, ये इसके टर्न्स हैं चीज। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, व्हेन इट इज देयर इन द शेप ऑफ टर्न्स, बहुत सारे लूप्स बने होते हैं, तब इसे हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। अब यहाँ पे ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल होगा, इसका ऑपोजिट, और इसके बीच में वही सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है, इसके बीच में आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और वो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इसके बीच में वो बड़ी यूनिफॉर्मली पैरेलली अरेंज होती हैं, और उसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है काफी यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होता है, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ होगी वो एक जैसी होती है। ऐसे नहीं होता कि किसी हिस्से में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है किसी में कम है, नहीं ऐसा नहीं होगा। स्ट्रेंथ विल रिमेन द सेम, सेम रहती है। तो स्ट्रेंथ आपकी सेम होने की वजह से क्या होता है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक यूनिफॉर्म तरीके से वहां पे स्प्रेड आउट होता है, जो भी आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड होगा। इसीलिए अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी यूनिफॉर्म है। नहीं तो क्या होगा, एक तरफ ऐसा तो नहीं होता ना कि अर्थ के किसी हिस्से में खड़े हो तो वहां पे ज्यादा आपको मैग्नेटिक पावर फील हो रही है और कहीं पे जाओ तो मैग्नेट काम ही नहीं करता, ऐसा नहीं होता। अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज क्वाइट यूनिफॉर्म। अब होता है बेटा, देखो जब हम सोलेनॉइड की बात करते हैं, अब देखो सोलेनॉइड में हमने क्या किया, whatever we have taken, अब
द थिंग इज जैसे ये टर्न्स हैं, ये हमने टर्न्स ले लिए, ठीक है। अब हर एक के अंदर जो डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है। तो क्या होता है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऐड होता जाता है। जैसे कि सपोज करो आपका यहाँ पे एक, सपोज करो 2 यूनिट आपका मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक है। यहाँ पे भी 2 यूनिट बन गया, यहाँ पे भी 2 यूनिट बन गया, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो ये टोटल जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो जाएगी वो काफी इंक्रीज हो जाती है, काफी इंक्रीज्ड वैल्यू होती है। तो सोलेनॉइड के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होने का ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि जितने भी टर्न्स होते हैं सबके अंदर जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन है वो एक जैसी है, जिसकी वजह से हर टर्न का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इन द एंड एड अप हो रहा है, रिजल्टिंग इन अ वेरी ह्यूज टोटल। और सोलेनॉइड को हम बेसिकली क्यों यूज करते हैं, we use it for magnetizing some kind of magnetic material। जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा उसको हम मैग्नेटाइज करने के लिए यूज करते हैं, जैसे आपका सॉफ्ट आयरन। तो जो मैग्नेट बना वो क्यों बनेगा, मतलब जो मैग्नेट बनता है दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के इम्पैक्ट से बन रहा है। और ये जो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा, जब इसको हम किसी सर्किट में प्लेस करेंगे। सर्किट में प्लेस करेंगे, वो सर्किट कंप्लीट होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट होता है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब सिंपल सी बात है, जो मैग्नेट इस तरह से बनेगा उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्लियर है बेटा। अब है बेटा, अब इसकी जो स्ट्रेंथ आती है, जो सोलेनॉइड की जो स्ट्रेंथ है, मतलब स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि जो भी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको अगर मुझे पावरफुल बनाना है, कि मैं चाहती हूँ कि यार वो मैग्नेटिक जो चीज बने वो काफी स्ट्रांग हो, तो हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ टर्न्स को ऐड कर देते, मतलब इंक्रीज कर देते, क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने आपको अभी बताया कि क्योंकि हर टर्न के अंदर जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है ना वो सेम है, तो इस वजह से ऐड होता जाता है। तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा एडिशन होगी और उतनी बड़ी वैल्यू आएगी आपकी। नंबर 2 पॉइंट होता है कि हम करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दो, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेचुरली आप जितना ज्यादा करंट दोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। देन नेचर ऑफ द कोर मटेरियल यूज, आप क्या मटेरियल यूज कर रहे हो फॉर मैग्नेटाइजिंग। और सबसे अच्छा जो बनता है स्ट्रॉन्गेस्ट वो बनेगा सॉफ्ट आयरन के केस में, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब हम बात करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट। सबसे मैग्नेटिज्म ज्यादा होता है। हाँ, ये जो है बहुत अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है, ये मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं ना, दे आर टेम्पररी इन नेचर। एक तो वो टेम्पररी होते हैं, इट्स नॉट लाइक कि वो हमेशा के लिए बन गए। वो टेम्पररी इसलिए होते हैं क्योंकि दे आर फॉर्म until and unless there is flow of electricity, क्योंकि ये सिर्फ इस चीज पे बेस है कि सर्किट कंप्लीट है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। जब इलेक्ट्रिसिटी रुक गई तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक पावर है, वो एकदम से जीरो हो जाता है। अब देखो, सॉफ्ट आयरन पीस यूज किया और इसके लिए हम इफेक्ट क्या यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के फंडा पे ये बनता है। ठीक है जी, क्लियर है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको इसका यूज बताऊंगा ना, देन यू विल रियलाइज कि देखो कितनी छोटी सी बात है और हम इसको कितने अच्छे से अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक वो मैग्नेट है जिसमें क्या है, हम एक बहुत लंबी कॉइल ले लेते हैं कॉपर की और उसको हम सॉफ्ट आयरन पीस के ऊपर रैप कर देते हैं। ये देखो, मैंने यहाँ पे आई हैव टेकन दिस सॉफ्ट आयरन पीस और ये सारी जो वायर्स हैं इसके ऊपर हमने वूंड अप कर दी और करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। और ये इसमें सिर्फ कंडीशन क्या है कि ये मैग्नेटाइज सिर्फ तब तक होगा जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा। जैसे ही करंट फ्लो रुक गया, इसका मैग्नेटिक पावर जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, दैट विल बी रिड्यूस टू जीरो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब कोर जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सॉफ्ट आयरन का होना चाहिए। अब व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट, हम सॉफ्ट आयरन ही क्यों ले रहे हैं, बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ यार सॉफ्ट आयरन लोगे तो आपको सबसे अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। क्योंकि जैसे ही आप करंट को ऑफ क्योंकि वो बहुत अच्छा। हाँ जी, जो क्योंकि मैम वो मैम मैग्नेटिज्म अपना रिटेन नहीं करता। यस, वो ना एकदम से जैसे ही करंट ऑफ होता है ना उसी वक्त अपनी सारी जो भी हमने उसको मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक पावर दी थी वो सब लूज कर देता है एकदम से। और स्टील जो है हम उसको यूज नहीं करते एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑल्दो बहुत सारे इसके बेनिफिट होते हैं लेकिन हम नहीं यूज करते, क्योंकि जब आप करंट बंद कर देते हो, आपने करंट फ्लो बंद कर दिया, फिर भी ये अपनी मैग्नेटिज्म को लूज नहीं करता, ये रिटेन कर लेता है थोड़ी सी, और उसके बजाय ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। अब आपको पता है हम ह्यूमंस, हम तो किसी की सुन के राजी नहीं है। अब हमने आयरन को थोड़ी सी पावर दे दी,
सॉफ्ट आयरन को कि भाई ठीक है तुम अब थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गए, लेकिन जब हमारे को लगा कि नहीं अब तुम अपनी पावर्स वापस कर दो, उसने कर दी, तो हमारे लिए वो ठीक है। लेकिन स्टील ने क्या किया, स्टील को जैसी पावर मिली अब वो खुद ही कुर्सी को हजम करके बैठ गया, तो इसीलिए हम स्टील को यूज नहीं करते। अब देखो कैसे, छोटी सी बात है, जैसे कि आपने कभी सुना होगा काफी आयरन वेस्ट जो होता है, बड़ी बड़ी शीट्स होती है आयरन की, उसको कौन उठाएगा? उसके लिए हम ये इलेक्ट्रिक क्रेन्स यूज करते हैं। उसमें क्या होता है आगे इसी तरह से एक सोलेनॉइड लगा होता है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। यस, बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो जैसे ही वो जो ड्राइवर होता है, जो भी ऑपरेटर होता है, जब वो इलेक्ट्रिक करंट मतलब कंटिन्यूटी में बना देता है, स्विच ऑन कर देता है, तो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके अंदर मैग्नेटिक पावर आ जाती है, और वो फटाक से उस आयरन शीट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। फिर जब उसको लिफ्ट करके हम दूसरी प्लेस पे पहुंचा देते हैं, तो हम बटन को ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ किया, ऑफ करते ही आपका करंट फ्लो जो है वो रुक गया। जैसे ही वो रुकता है, वो आपका जो मैग्नेटिज्म जो गेन हुआ था वो सबका सब एक साथ लूज हो जाता है, और वो सारी आयरन शीट्स जो है वो नीचे आ जाती है। अब आप देखो अगर इसकी जगह स्टील लगाओ तो क्या होगा, आयरन शीट्स ऐसे ही हवा में ही लगी रह जाएंगी। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? जब वो हमारे काम ही नहीं आया तो वाई, तो हम स्टील को क्यों प्रेफर करेंगे? वी विल प्रेफर सॉफ्ट आयरन। इज इट क्लियर? चलिए अब देखते हैं बेटा कि हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर मुझे स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि यार बड़ा स्ट्रॉन्ग सा इलेक्ट्रोमैग्नेट बने, तो व्हाट विल आई डू? वही सेम चीज है, क्योंकि ये भी एक सोलेनॉइड है, तो हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने का क्या रीजन है? कैसे वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के। कैसे दीपांशु? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से क्या हो रहा है? हाँ जी मनन आप बताओ। हाँ जी मैम करंट। हाँ जी, क्या होता है? करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से हर टर्न का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एड ऑन होता जाता है। ठीक है, देन स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आप ज्यादा दोगे तो नेचुरल सी बात है ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो जो हमारा सॉफ्ट आयरन है वो बहुत ज्यादा पावर से मैग्नेटाइज हो जाएगा। देन लेंथ ऑफ एयर गैप्स बिटवीन इट्स पोल्स, ये इनवर्सली होता है। मतलब क्या है, जितना लंबा सोलेनॉइड होगा उतना क्या होगा, स्ट्रेंथ कम होगी। एयर गैप नहीं होना चाहिए बीच में, अगर एयर गैप होता है तो उससे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इनवर्स इफेक्ट पड़ता है। अब इसका बेनिफिट मैंने आपको बताया। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि हम इसके मैग्नेटिक फील्ड को एज पर आवर नीड हम कम ज्यादा कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज ऑल्सो, वी कैन डिक्रीज ऑल्सो। नंबर टू, स्ट्रेंथ जो है वो हमारे कंट्रोल में है। इट इज नॉट लाइक दैट कि ये हमेशा के लिए बन गया एंड वी कैन नॉट कंट्रोल दिस थिंग। अब आता है बेटा जो मैग्नेटिज्म की हम बात कर रहे हैं, ये हम ह्यूमंस के अंदर भी है। अब ह्यूमंस के अंदर देखो, क्योंकि वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स इन अस, तो उसमें क्या है कि ऑलवेज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सम चार्ज आयंस, और उनकी मूवमेंट होती रहती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत वीक करंट्स बनते हैं। वो करंट्स बहुत वीक होते हैं, इतना होते हैं कि नेग्लिजिबल, आप उनको फील नहीं कर सकते। तो दो मेन ऑर्गन्स हैं जो इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, विच इज हार्ट एंड लंग, सॉरी हार्ट एंड ब्रेन। सो ये जो हम यही फंडा यूज करते हैं एमआरआई टेक्निक में। आपने सुना होगा आज किसी की एमआरआई हुई है, उस दिन पीछे एक आ रहा था कि कोई पर्सन था, लैब अटेंडेंट था, वो सिलेंडर लेके जा रहा था और मशीन ने उसको सक कर लिया। वो क्यों कर लिया? क्योंकि वो उसके पास मेटल था, अब वो बहुत स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो भी सेम यही फंडा होता है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है बहुत बड़ा। तो वो आपके इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, और अगर आप कोई चीज ऐसी लेके आओगे तो नेचुरली वो उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अब बेटा अब हम बात करते हैं यस मैम। फोर्स की। देखो अब एक नया कॉन्सेप्ट है, हमने अभी तक ये पढ़ा कि भाई एक आप इलेक्ट्रिक करंट लेके चल रहे हैं, एक वायर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट जा रही है, तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। अब एक जो मैग्नेट था वो एक फोर्स लगाता है एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर, और अगर सपोज करो वो वायर फ्री मूविंग है, मतलब वो इट इज फ्री टू मूव, तो वो फोर्स जो है जो मैग्नेट ने उस वायर के ऊपर लगाई, उससे क्या होता है, वायर मोशन में भी आ सकती है। इट इज एज पर योर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने 9th क्लास में किया था कि एवरी एक्शन हैज गॉट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन फोर्स के ऑपोजिट उसकी इक्वल एक अमाउंट होती है, विच इज कॉल्ड एज रिएक्शन फोर्स। अब करंट कैरिंग वायर क्या है, वो मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा रही है, इन टर्न मैग्नेट भी तो एक फोर्स लगाएगा जो इक्वल होती है, बस डायरेक्शन उल्टा होता है उसका। ठीक है, सो ये सारा फंडा जो है वो हम यूज करते हैं हमारे बड़े सारे डिवाइसेस बनाने में। सो इन 1821 फैराडे ने हमें मोटर प्रिंसिपल दिया इसी चीज के ऊपर बेस।
उसने हमें ये बात बोली कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस कंडक्टर के ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होती है, ठीक है, विच कैन मेक दैट कंडक्टर मूव, वो उस कंडक्टर को मूव करा देती है, ठीक है। हमने क्या किया, एक कंडक्टर को, ठीक है, हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, तो ऑब्वियसली दैट कंडक्टर will experience a kind of mechanical force on itself which will make the conductor move. अब ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था which was kicking wire experiment, और इसके थ्रू हमें ये पता लगा कि yes it is there कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो नेचुरल ये मोशन, जो मूवमेंट की बात आ रही है, ये आ रहा है। देखो बेटा, अब इसमें हमने क्या किया है, व्हाट वी आर डूइंग, एक आपने हॉर्सशू मैग्नेट ले लिया और एक यहाँ पे हमने ये मरकरी की एक हमने डिस्क लेके जिसे हमने एक सर्किट में ज्वाइन कर दिया और उसको यहाँ पे हमने हैंग कर दिया, फ्रीली हैंग कर दिया ताकि इट इज फ्री टू मूव। जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हुआ, हमने ये स्विच को ऑन कर दिया, तो क्या होता है, नेचुरल है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। देन एज सून एज द करंट स्टार्टेड फ्लोइंग, तो क्या होगा, इस पूरे मैग्नेट में क्या जनरेट हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से क्या हुआ, देयर इज अ काइंड ऑफ फोर्स बीइंग जनरेटेड, यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हो रही है जिसकी वजह से, अब क्या हुआ, जिसकी वजह से आपका जो ये यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये थी इस मरकरी डिस्क की, धीरे धीरे क्या हुआ, ये इधर पहुंच गए बी पॉइंट, ठीक है। क्या हुआ, इसको जैसे किसी ने किक किया, हमने तो मूव नहीं किया, वी डिडंट मूव दिस थिंग, इट इज बस सिर्फ इसको हमने हैंग कर दिया, सस्पेंड कर दिया था, जस्ट इन ऑर्डर टू फ्री मोशन के लिए। लेकिन जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट स्टार्टेड फ्लोइंग, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से क्या हुआ, आपका उसको एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट हुई जिसकी वजह से वो अपनी इनिशियल पोजीशन को छोड़कर एक और पोजीशन उसने ऑक्युपाई की। और उसके बाद जैसे ही हमने स्विच ऑफ कर देंगे, अगर हमने सपोज स्विच ऑफ कर दिया तो ये करंट जो है बिल्कुल रुक जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो एक फोर्स जनरेट होनी चाहिए कि हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो फिनिश हो जाएगी और ये वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज योर किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। और इससे काफी चीजें क्लियर हुई कि नहीं, सच में देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स इन दैट। अब देखो, डिपेंड करता है, अब हम जो वो करंट कैरिंग वायर के ऊपर हम फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगा रहे हैं, दैट वुड डिटरमाइन कि उसके ऊपर कितनी फोर्स जनरेट हो रही है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू करंट, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, इज इट क्लियर। इस केस में अगर 90 डिग्री का केस है, वो पेंडिकुलर है, तो मैक्सिमम फोर्स बनती है, ठीक है। तब ये याद रखना कि मैक्सिमम फोर्स जनरेट होती है, अदरवाइज मैक्सिमम फोर्स जनरेट नहीं होती, ठीक है। जब आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी किसके, करंट के, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड के, तो आपको कैसी फोर्स मिलती है, मैक्सिमम फोर्स मिलती है, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स मिलेगी। और अगर सपोज करो आपका जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल मतलब कि एक दूसरे से कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो जब वो पैरेलल है तो देयर विल बी लिबरेशन ऑफ नो फोर्स, कोई फोर्स जनरेट नहीं होती, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स कब बनेगी, जब आपका फोर्स, करंट, मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है, तो यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम फोर्स। बट इफ द करंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में देयर इज नो फोर्स, नो फोर्स, यस, ओके बेटा। अब आता है बेटा डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाए फोर्स की। अगर आपको करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है तो आप बड़े आराम से फोर्स की भी डायरेक्शन को पता लगा सकते हो बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में दिस इज योर इंडेक्स फिंगर, दिस इज योर यस इंडेक्स, देन ये क्या था, थंब क्या होता है, यस अरे कहाँ गए वो सबके सब, ये मैग्नेटिक फील्ड, thumb is your magnetic field, Hamaran, you must not be knowing, and your middle finger is your force, okay, yes, let me check, this one is your current, this is magnetic force, no, this one is your thumb, force, yes, okay, clear beta, चलो yes, अब हम चलते हैं
अब बाय कन्वेंशन हम क्या मानते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आता है उसको हम लेके चलते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. सो डायरेक्शन ऑफ करंट हम क्या लेते हैं, इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस. तो कन्वेंशन तो हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव लिया था, और होता क्या है कि इट इज एक्चुअली ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस. तो नेगेटिव चार्जेस जहां जहां फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट लेके चलते हैं. क्लियर बेटा? नाउ यस मैम. यस, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा. अब देखो बेटा, मैंने आपको ये बताया कि जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, अब कोई भी करंट कैरिंग जो कंडक्टर है उसकी जो डिफ्लेक्शन हो रही है, डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि वो किस तरफ को मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो उसका वो सीधा सीधा हमें दिखाएगा कि जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन पे एक्ट कर रही है. इज इट क्लियर? नाउ वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर. अब हम इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक मोटर जो है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. और ये आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का कितना अच्छा एक डिवाइस है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. देखो मोटर क्या है, इट्स अ डिवाइस विच विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है जी. आप देखो जब हम लाइक वी हैव टू स्विच ऑन द मोटर वाटर सप्लाई के लिए, व्हाट वी डू, वी प्रेस द स्विच, मतलब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की, एंड व्हाट मोटर डज, वो पानी को लिफ्ट करके ऊपर तक पहुंचा रही है. सो इट इज डूइंग मैकेनिकल वर्क बिकॉज द एनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड मोशन. सो वो कैसी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है. सो मोटर इज अ डिवाइस, yes, it converts electrical energy into mechanical energy. इसके पास शाफ्ट है, स्पिंडल होता है, जिससे क्या है कि मतलब लगातार रोटेट करती रहती है जब भी इसके अंदर से करंट पास होता है, एंड ये हमेशा डायरेक्ट करंट पे काम करेगी. इस चीज को आप ध्यान में रखो. जो मोटर है इट ऑलवेज वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट, एंड ये आपका जो बेस्ड है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है. इसको भी याद रखना आपने. तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या हो गया बेटा, it's a device which will convert the electrical energy into mechanical energy. It will work on direct current and it utilizes the magnetic effect current. अब देखो प्रिंसिपल क्या है इसका. When a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, a force acts on the coil. ठीक है, जब भी आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करते हो एक मैग्नेटिक फील्ड में और उसके बाद हम उसमें करंट पास करते हैं, तो एक फोर्स एक्ट करती है उस कॉइल में जो उस कॉइल को लगातार रोटेट करती रहती है. So when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, a force acts on the coil which rotates it continuously. वो उसको continuously rotate करती रहती है. Okay, so this is a diagram for electric motor. बट इससे पहले मैं आपको ये दिखाऊं, हम थोड़ा सा इसको मैं आपके लिए एक लिंक दे के रखा है दीपांशु, तो उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. ठीक है? Okay. Now see. Yes. Yes. ठीक है? Yes. ये देखिए ये डायरेक्शन ऑफ करंट है विच इज एंटी क्लॉकवाइज. यस, बिल्कुल. यस, बिल्कुल. Now see, this is what we had. Now you have got an image in your mind कि actually जो motor है, how does it work? अब देखो सेम वही चीज है. It's a rectangular coil A B C T. Okay, and हमने उसको एक horseshoe magnet मतलब एक magnetic field में place कर दिया है.
अब ये देखो, दिस इज योर स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग जो क्या था बीच में से, इट वाज विद अ गैप। अब उस गैप में वी हैव फिल्ड अप दिस एक्सेल, ये हमारा एक्सेल है जो उस गैप को क्या करता है, इंसुलेट कर देता है और अलोंग विद रिंग को ज्वाइन करने का काम करता है। अलोंग विद दैट यहाँ पे कार्बन ब्रशेस अटैच्ड हैं, जिससे आपके ये वायर्स जो हैं, जो सर्किट के वायर्स हैं, वो लगे होते हैं। और वो उनको ब्रशेस पे लगाने का यही पर्पस होता है, सो दैट दे शुड नॉट गेट एंटेंगल, वो एंटेंगल नहीं होते हैं। अब देखिए करंट, ये समझ में आ गया बेटा? क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। यस। नाउ देखो बेटा, जो ए बी एंड सी डी है कॉइल का, मैंने आपको ये बताया कि उसका जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर। अब वो परपेंडिकुलर क्यों है? बिकॉज हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जब डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड से करंट का डायरेक्शन जो है वो मैक्सिमम रहता है, तो सॉरी 90 डिग्री रहता है, तो आपका फोर्स कैसा जनरेट होता है? मैक्सिमम। ठीक है। अब दो एंड्स को हम परमानेंटली सोल्डर कर देते हैं उस हाफ रिंग पे, जिससे क्या होता है, कम्यूटेटर का मतलब ही यही है कि उसने उस डायरेक्शन को रिवर्स करते रहना है, क्योंकि अदरवाइज ये डायरेक्ट करंट पे काम कर रहा है, उसकी डायरेक्शन नहीं बदली जाएगी, लेकिन हर आधी रोटेशन के बाद उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो रही है। अब हम इसको डायरेक्टली, मैंने आपको बताया ना कि हम बैटरी वायर्स को डायरेक्टली हम रिंग्स पे ज्वाइन नहीं करते, हम कार्बन ब्रशेस की हेल्प लेते हैं सो दैट उनकी एंटेंगलमेंट ना हो। ठीक है। अब देखो बेटा वर्किंग कैसे थी, अभी आपने ये देखा कि वर्किंग कैसे थी। जब हमने करंट को पास किया कॉइल में, तो ऑब्वियसली एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, जिससे क्या होता है, वो किसके साथ इंटरेक्ट किया, जो मेरे पास ऑलरेडी हॉर्सशू मैग्नेट प्रेजेंट था। अब कॉइल में जब करंट एंटर करेगा, वो पी पॉइंट से कर रहा है, ठीक है, उसने एंटर किया, और एक्स वाला जो कम्यूटेटर हाफ रिंग था, मैं अभी आपको डायग्राम शो करूंगी, और करंट जो फ्लो कर रहा है वो ए बी सी डी में फ्लो कर रहा है, और वाई से बाहर आके ब्रश क्यू से बाहर आ जाता है करंट। सो ए बी वाली साइड में अगर आप देखते हो तो करंट कहां से जा रहा है, ए टू बी, और सी डी वाले में सी टू डी। तो डायरेक्शन जो है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जा रहा है। देखो एक बारी मैं आपको दोबारा से डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, ये देखिए, अब यहाँ पे ये करंट जा रहा है, ठीक है, इधर से आपकी ये डायरेक्शन है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो फोर्स जो है वो डाउनवर्ड्स लगेगी, और इस केस में इट विल बी अपवर्ड्स। आप इसको एक 3D इमेजिनेशन दो, तो 90 डिग्री के हिसाब से क्या होगा, ये जो फोर्स है इट विल बी डाउनवर्ड्स, और CD के केस में द फोर्स विल बी अपवर्ड्स। क्लियर है बेटा? अपवर्ड। यस, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है दीपांशु, बच्चा क्लियर हुआ आपको? हाँ जी। हाँ जी। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके जो फोर्स है वो लग रही है, तो इसका क्या मतलब बनता है, जो ए बी था, अगर सपोज मेरा ये ए बी है तो इट विल गो डाउन, और सी डी जो है इट विल कम अप। अब रोटेशन कैसी हुई, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब रोटेट करेगा कॉइल, ऑब्वियसली एक वर्टिकल पोजिशन में आ गई। जैसे ही वर्टिकल पोजिशन में आएगी, जो आपके वो ब्रशेस थे वो उस गैप के बीच में आ जाएंगे, जहां पे हमने एक्सेल लगाया हुआ है, वहां पे क्या है, गैप है, कोई वो तो इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो क्या हो गया, सर्किट एकदम से ब्रेक हो गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो कॉइल है ना, ये रोटेशन नहीं रुकेगा, क्योंकि इसको मोमेंटम मिला हुआ है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, तो ये रुकेगा नहीं। तो क्या होता है, अब सीडी जो है वो लेफ्ट में आ गया, और ए बी राइट में चला गया। अब कम्यूटेटर रिंग्स ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली अपने जो कॉन्टैक्ट थे वो चेंज कर लेंगे, तो अब क्या होगा, y जो है वो p के साथ आ जाएगा, और x जो है वो q के साथ आ जाएगा। अब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गया, सेम वही चीज। अब CD के ऊपर क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, AB के ऊपर क्या लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, तो इससे क्या है, ये चीज ऐसे हो जाएगी। तो इसी तरह से क्या होता है, जब भी करंट, अब AD और BC, इसमें करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा, मुझसे बहुत बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि दीज आर अलाइंड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या होता है, देयर इज नो फोर्स। हमें मालूम है जब भी अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो है, यस, जब वो पैरेलली अलाइंड होते हैं तो उनमें कोई फोर्स नहीं लगती। समझ आया? तो कमर्शियल मोटर्स में एक हम सॉफ्ट आयरन कोर और कॉइल का असेंबली कर लेते हैं, और उसको हम आर्मेचर बोलते हैं, जो हमने अभी अपने रेक्टेंगुलर कॉइल को बोला, और टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं, इसको हम काफी लार्ज कर देते हैं, और एक बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। ठीक है,